हेलो बच्चों, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे pH स्केल। pH स्केल क्या होता है? जैसे तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, वैसे ही अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए pH स्केल काम में लिया जाता है। pH स्केल को 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया। इन्होंने बताया कि P एक जर्मन शब्द है पुशांस, जो पावर का सूचक है, यानी कि शक्ति का सूचक है। दूसरा इसमें H है, ये H+ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है। pH स्केल अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को बताता है। जैसे कि pH किसे कहते हैं, वो भी एक परिभाषा हो जाएगी। अम्ल व क्षार के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गणक होता है। pH बराबर -log10 इंटू कोष्टक में H+। ये H+ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को व्यक्त करता है। और जब हम अम्ल और क्षार को जलीय विलयन में घोलते हैं या विलय करते हैं, तो उसका जो H+ आयन है वो मुक्त अवस्था में नहीं होता है। ये क्या करता है, जल से संयोजित होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O बनाता है। तो हम इसकी जगह H3O+ आयन भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा pH बराबर -log10। इस आधार पर हम किसी भी अम्ल, क्षार, लवण की pH ज्ञात कर सकते हैं। अम्ल क्षार की जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है वो 1 × 10⁻⁻⁴ में होती है और मोल प्रति लीटर होती है। जैसे यहाँ 7 है तो विलयन उदासीन प्रकृति का हो जाएगा, यानी कि उसका pH 7 हो जाएगा। यह एक स्केल बनाते हैं हम, pH स्केल। इस पर अपन अंकन करेंगे 0 से 14 तक, जिसमें 7 हो जाएगा आपका लवण, जो कि उदासीन प्रकृति का है, ना तो अम्ल और ना क्षार। और 7 से कम 0 से 7 अम्ल हो जाएगा और 7 से ज़्यादा क्षार हो जाएगा। तो हम यहाँ एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे। pH 7 हो जाएगा उदासीन लवण, 7 से कम अम्ल और 7 से ज़्यादा क्षार हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि pH स्केल जो है अम्ल और क्षार की सामर्थ्यता को बताता है। और मोल प्रति लीटर में होता है ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। 7 उदासीन लवण होता है, 7 से कम अम्ल होता है और 7 से ज़्यादा क्षार होता है। हम नेक्स्ट लेते हैं अब दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। सबसे पहले लेते हैं NaCl। NaCl का सामान्य नाम नमक है, साधारण नमक। रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसको कैसे बनाया जाता है ये हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि समुद्र के खारे पानी, समुद्र का पानी हो गया या कोई भी खारा जल हो गया, कठोर जल जिसे आप बोलते हैं, उसका वाष्पीकरण करके
नमक बनाया जाता है। वाष्पीकरण के बाद भी शुद्ध नमक हमें प्राप्त नहीं होता है, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ रहती है, जैसे MgCl2, CaCl2। तो इनको बड़ी बड़ी टंकियों में भर करके इसमें हाइड्रोक्लोरिक गैस प्रवाहित की जाती है, तब जाकर के हमें नमक प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक गैस। अब इसके गुण देखिए नमक के। श्वेत होता है, ठोस होता है, उदासीन होता है, यानी कि लवण उदासीन होते हैं, आपको पता है, क्रिस्टल रूप में होता है ये। इसके उपयोग देख लेंगे हम। भोजन में, यानी कि खाद्य पदार्थों में, हिमीकरण में, हिमीकरण बना है हिम से, हिम यानी बर्फ, आइसक्रीम आदि के निर्माण में भी हम नमक का उपयोग करते हैं। अब देखेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसका सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। और इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको कैसे बनाया जाता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो NaCl का विद्युत अपघटन करके इसको बनाया जाता है। NaCl बनाने के लिए हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक एनोड और एक कैथोड। इनको NaCl के विलयन में डुबोएंगे। एनोड को बैटरी के धन टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जब इसका विद्युत अपघटन होता है NaCl का, तो एनोड प्लस वाला और माइनस, एनोड की तरफ आपका Cl और कैथोड की तरफ आपका Na इकट्ठा हो जाता है, और ये कैथोड पर ही आपका NaOH भी संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार हम NaOH बनाएंगे NaCl के विद्युत अपघटन से। तो हमारा ये बना 2NaOH और प्लस ये Cl2 और ये प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। ये बनेगा हमारा, ठीक है। अब इसके गुण देखिए। NaOH के गुण देखिए। यह भी ठोस होता है, क्रिस्टलीय होता है, तीखा होता है, यानी कि बहुत तेज इसका स्वाद होता है, तीखा। ये जल में विलय होता है। अब इसके उपयोग देखेंगे तो उपयोग इसका साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग होता है। यह एक प्रबल क्षारक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं खाने का सोडा, NaHCO3। इसका सामान्य नाम है खाने का सोडा, खाने का सोडा, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन की जगह आप बाई भी बोल सकते हैं। इसका निर्माण भी हम करेंगे तो NaOH
NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो हमारे को प्राप्त होगा अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। NaCl के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं अमोनिया के साथ, तो हमें खाने का सोडा प्राप्त होता है। इसके गुण भी देखिए, ठोस होता है, श्वेत होता है। इसमें जो CO2 गैस होती है, जब खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर इसको गर्म किया जाता है तो ये CO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकल जाती है, बुलबुलों के रूप में निकल जाती है। और आपके खाद्य पदार्थ जैसे बेकरी का सामान, इसे बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, तो ये के बिस्किट, ब्रेड, ये हल्के हो जाते हैं और कुरकुरे हो जाते हैं। इसको गर्म करने पर CO2 गैस निकल जाती है। अब इसका उपयोग है सोडा वाटर बनाने में, अग्निशामक यंत्र में, खाद्य पदार्थों में, और इसका उपयोग हम धावन सोडा बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं धावन सोडा Na2CO3। इसका सामान्य नाम है धावन सोडा, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ 10 अणु जल के होते हैं, तो ये पूरा सूत्र बनेगा Na2CO3 × 10H2O। ये क्रिस्टलन जल है, 10 अणु जो जल के हैं इसके साथ वो क्रिस्टलन जल है। अगर ये जल नहीं होता है इसके साथ तो ये इसका नाम हो जाएगा सोडा एस, सोडा एस। ये क्रिस्टलन जल इसलिए होता है कि ये जो आपके लवण होते हैं ये बिना जल के कार्य नहीं करते हैं, तो इनमें इस मात्रा में जल होना आवश्यक होता है। तो देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। इसका अपघटन हो जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O, ये प्राप्त हो जाएगा आपको। फिर इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, Na2CO3 प्लस 10H2O। यहाँ तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे क्रिस्टलीकरण। तो ये हमारा हो गया Na2CO3 × 10H2O हो गया। अब इसके भी गुण देखेंगे। ये जल में विलय होते हैं, श्वेत होते हैं, तीखे होते हैं यानी कि क्षार होते हैं। इनका उपयोग देखेंगे, धुलाई में काम आते हैं, ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आते हैं, ये इसका उपयोग है। अब हमारा लास्ट है, सेकंड लास्ट ही ले लेते हैं, एक और ले लेंगे, विरंजक चूर्ण CaOCl2। इसका जो सामान्य नाम है वो है विरंजक चूर्ण, और इसका रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है। इस बार बोर्ड क्लास के पेपर में पूछा गया था इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सी
क्लोराइड, सोडियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसके निर्माण की विधि देख लीजिए। इसका निर्माण कैसे किया जाता है? बुझावा चूना CaOH का होल 2H, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो CaOCl2 और प्लस जल हमें प्राप्त होता है। ध्यान रहे इस बात का कि लवण के साथ जल अवश्य बनता है। तो ये विरंजक चूर्ण बना, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसके गुण देखिए, ये पीला पदार्थ होता है, एक प्रकार का क्षार है। ये ठंडे जल में विलय है। ये इसके गुण हो गए। इसका उपयोग होता है कीटनाशक के रूप में, जल का शुद्धिकरण करने में। अब देखते हैं हम, लास्ट है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 into half H2, ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा क्योंकि ये पेरिस में बनाया गया था। सबसे पहले पेरिस में बनाया गया था। इसका निर्माण करने के लिए हम जिप्सम CaSO4 into 2H2, ये ध्यान देने वाली बात है कि CaSO4 का अर्धहाइड्रेट, यहाँ इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। अर्ध यानी आधा, हाइड्रेट यानी ये जल। जो इसका ये जल है यानी कि क्रिस्टलन जल है, वो इसका आधा है। यहां जिप्सम देखेंगे, जिप्सम में जल इसका डबल है। कभी जिप्सम का पूछ लिया जाता है सूत्र और कभी POP का पूछ लिया जाता है। तो एक चीज का ध्यान रखना, POP में जल आधा होता है कैल्शियम सल्फेट का, और जिप्सम में जल डबल होता है कैल्शियम सल्फेट का। तो यहां ये बनाने की विधि देखेंगे हम। इसको हम गर्म करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से जल का पृथक्करण हो जाएगा और ये CaSO4 into half H2 हमें प्राप्त होगा और ये इसका संतुलन कर देंगे, ये हमें जल प्राप्त हो जाएगा और ये जिप्सम POP और ये हो गया जिप्सम। अब इसका उपयोग भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में, चौक निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग। अब हम इनके अलावा साबुन और अपमार्जक पढ़ेंगे। साबुन व अपमार्जक। साबुन क्या होते हैं? साबुन क्या होते हैं? दीर्घ हाइड्रोकार्बन, दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे, दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण
होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब इसका निर्माण कैसे करेंगे हम देखते हैं। इसका निर्माण कैसे करेंगे, कोई भी वसा जैसे कि स्टेरीन वसा है, उसमें NaOH मिलाकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर गर्म करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर गर्म करते हैं तो हमें साबुन प्राप्त होता है, और साबुन के साथ हमें ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है। इसकी एक बार हम अभिक्रिया देख लेते हैं, या स्टेरीन वसा ले लेते हैं। और 3NaOH ले लेते हैं। अब इसको हम करेंगे गरम। गरम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3RCOO Na प्लस CH2OH, CHOH और CH2OH। ये हमारा साबुन है, और ये बन गया ग्लिसरॉल। इस पूरी अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, यानी कि साबुन का निर्माण। एक चीज का ध्यान रखना, कई बार प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि साबुन के साथ जो उत्पाद बना, सह उत्पाद, उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना ग्लिसरॉल। आगे देखते हैं हम। साबुन जो होते हैं ये मृदु जल में विलय होते हैं, यानी कि मीठे जल में कार्य करते हैं, लेकिन कठोर जल में कार्य नहीं करते। कठोर जल में कार्य नहीं करते। क्यों नहीं करते? कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। ये क्या करते हैं, साबुन का जो ये सोडियम है आयन है, इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, और इसकी जगह Mg या Ca का लवण बन जाता है। ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं। ये लवण जल में क्या होते हैं, अघुलनशील, और ये अवक्षेपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये अवक्षेपित हो जाते हैं और सही ढंग से धुलाई नहीं कर पाते हैं। ध्यान रहे इस बात का कि साबुन जो है मृदु जल में ही कार्य करते हैं, कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हम अपमार्जक काम में लेते हैं। अपमार्जक के बारे में जानेंगे। अपमार्जक क्या होते हैं, इनसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं, साबुन से अच्छी क्वालिटी। साबुन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय लवण होते हैं, उच्च वसीय लवण होते हैं, वो जल में घुल जाते हैं, और पोटेशियम से बना हुआ साबुन सॉफ्ट होता है, और इनका उपयोग शैम्पू, शेविंग क्रीम आदि में किया जाता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए उसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए इसमें ग्लिसरीन मिलाया जाता है। ये थोड़ी सी बातें और ध्यान मिलेंगे। आगे हम चलते हैं अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन से अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और ये होते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट। सोडियम
एल्किल सल्फेट, ये SO4 को तोड़ करके यहाँ सल्फोनेट करके ऑक्सीजन अलग कर दिया। दूसरा एक और बना रहे हैं, ये है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं, कौन? अपमार्जक। दोबारा देखेंगे, अपमार्जक जो होते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। अब ये लवण क्या करते हैं? मृदु यानी कि मीठा जल और कठोर जल दोनों में कार्य करता है। इसकी खास बात क्या होती है कि ये जो सल्फेट या सल्फोनेट ये जो होते हैं, अब आपको पता है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। ये क्या करते हैं? सोडियम या पोटेशियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम को तो प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन सल्फोनेट को नहीं। तो हमारा जो लवण बनेगा जल में, Mg या कैल्शियम का लवण बनेगा, लेकिन वो सल्फोनेट का लवण बनेगा। और ये जो सल्फोनेट होते हैं, ये जो सल्फोनेट होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इसलिए जल में ये सफाई का कार्य आसानी से कर लेते हैं। लेकिन ये जल प्रदूषक है, जल को प्रदूषित करते हैं, अब एक बार हम शॉर्ट में इनका अंतर जान लेते हैं। ये मोस्ट प्रश्न है, थोड़ा सा हर बार पूछ लिया जाता है। साबुन व अपमार्जक। देखिए, साबुन क्या होते हैं? उच्च वसीय अम्लों के, साबुन दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। ध्यान रखना, साबुन दीर्घ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। इसका विपरीत अपमार्जक में देखेंगे। अपमार्जक क्या होते हैं? सल्फोनेट लवण होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के सल्फोनेट लवण होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। दूसरा अंतर, साबुन केवल मृदु जल में कार्य करते हैं। केवल कौन से जल में? मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं। और अपमार्जक मृदु व कठोर दोनों जल में सफाई का कार्य करते हैं। तीसरा देखेंगे, साबुन जल प्रदूषण नहीं करते हैं। साबुन जल प्रदूषण नहीं करते हैं और अपमार्जक जल प्रदूषण करते हैं। ये थोड़ा सा आप अंतर ध्यान में रखें। इसी का एक और लेते हैं कि जो साबुन और अपमार्जक है, ये सफाई का कार्य कैसे करते हैं। तो इस सफाई का कार्य जो करने की विधि है उसे कहते हैं मिसेल। हम यहां देखेंगे मिसेल निर्माण। साबुन के शोधन की क्रिया, या मिसेल निर्माण, या क्या देखेंगे? मिसेल निर्माण। जब साबुन को हम
अपमार्जक को या साबुन को जल में विलय करते हैं तो देखिए साबुन का सूत्र हो जाएगा C17H35COO Na। जब इसको साबुन में हम घोलते हैं या विलय करते हैं तो ये अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। तो C17H35COO और ये Na इन आयनों में विभाजित हो जाता है। अब ये जो बना आपका C17 है, इसको आप R भी मान सकते हैं, एल्किल समूह है। तो यहाँ आप ये सूत्र भी लिख सकते हैं RCOON। और साबुन का सही सूत्र आपसे कोई पूछे तो आप ये बताएंगे C17H35COO Na। अब इसका आयनन हो गया तो यहाँ देखेंगे हम, ये R यहाँ हाइड्रोकार्बन है, आयनन ये हो गया, यहाँ देखेंगे हम। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को हम पूंछ के रूप में दिखाएंगे और COO को हम ऐसे गोले के रूप में दिखाएंगे। तो ये क्या करते हैं, देखते हैं आगे। मेल को किस प्रकार से हटाते हैं ये, जैसे कि ये कपड़े पर कोई मेल है, चिकनाई है, ये चिकनाई है आपकी। अब इसके चारों ओर ऐसी श्रृंखला बन जाती है। ऐसी श्रृंखला बन जाती है। ये बाहर की तरफ इसका ध्रुवीय भाग है। एक बार और बता देते हैं आपको, यहां ये आयनन आपने किया था तो ये R और ये C डबल, तो ये जो है ये जल विरोधी भाग है। R क्या है, यहाँ जल विरोधी भाग है और ये जल स्नेही भाग है। ये मेल की तरफ रहेगा और मेल को आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचने का काम करे, और ये उसको बाहर की ओर खींचेगा, जल में उसको घोल देगा। तो ये देखेंगे हम, ये मेल है और ये आपका हाइड्रोकार्बन और COO है। ये इस मेल को यहाँ से हटा देते हैं और बाहर की तरफ उसको खींच करके जल में मिला देते हैं। इस प्रकार से साबुन या अपमार्जक धुलाई का कार्य करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं। कोई भी चित्र बनाएंगे, उसका चित्र में नाम लिखेंगे उसका, तो ये मिसेल और ये निर्माण। ओके बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना।